हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के मॉडल पेपर जो आया हुआ है जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सेट 1 के कुछ क्वेश्चन को, फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 12th के कुछ वीडियोज़ दिए हुए हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने उनको शेयर किया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है ताकि आपको क्लासेस के रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है। लेक्चर शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि मेरे पास मॉडल पेपर 1 का सेट पेपर 1 है और इसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने पास, अपने मोबाइल में आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, नहीं होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दूसरा है इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी, जब आपको मेरा यूनिट और मेजरमेंट का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि यूनिट्स को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट होना चाहिए कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी सबके द्वारा एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा है कि इट इज़ इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, ये चेंज नहीं होना चाहिए और अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। तीसरा है कि ये सूटेबल साइज, यानी अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, आप इसका साइज और आसानी से मिलने वाला चीज़ होना चाहिए। यानी इसके तीनों ऑप्शंस ही आपके करेक्ट है, यानी पहला वाले का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस है मैं एक बार लिख देता हूं, वो है ml t-2, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है आपका है ml² t-2 और ऑप्शन सी जो है वो है आपका ml³ t² और ऑप्शन डी जो है वो है ml5 और t-2। ये चार ऑप्शन है। आपसे पूछा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की डायमेंशन फार्मूला पूछा गया, ठीक है। तो देखिए आपको इसको कैसे करके कैलकुलेट करना है, बहुत बेहद आसान सा चीज़ है। F बराबर आपने पढ़ा है g m1 m2/r², या बहुत सारे बुक में d² भी लिखता है। तो g बराबर हो जाएगा F इंटू r²/m1 इंटू m2 हो जाएगा। F जो है आपका फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो mlt-2 है। डिस्टेंस का है l² हो जाएगा, मास का है m² हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा इस वाले ऑप्शन में -1 छूटा हुआ है, यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं। m और यहाँ m², तो m-1 l का टोटल क्यूब हो गया, t का स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, ओके। बेहद ही आसान सवाल था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देख सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज अ सेम डायमेंशन। इनमें से कौन से पेयर की सेम डायमेंशन है, ठीक है। कौन सी पेयर की जो है वो सेम डायमेंशन है। ऑप्शन है आपके पास स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट, ओके, इम्पल्स एंड मोमेंटम, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा क्या होना चाहिए, इम्पल्स एंड मोमेंटम का आपका सेम होता है, ठीक है, सेम डायमेंशन। क्योंकि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इम्पल्स जो होता है वो होता है इन दोनों का फोर्स और टाइम का इंटीग्रल, और वो क्या होता है एक्चुअली देता है वो चेंज इन मोमेंटम, बेसिकली ये मोमेंटम को देता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से कौन सा जो है टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है। नॉट वाले सवाल है, अच्छे से ध्यान से बनाना। पहला है सेकेंड टाइम का यूनिट होता है, दूसरा क्या है पार्शिक, ठीक है, तीसरा है ईयर और चौथा है लाइट ईयर, ठीक है। मैं एक बार ऑप्शन आपको लिख देता हूँ। एक है सेकेंड है, दूसरा है पार्शिक है, ठीक है, और तीसरा है ईयर है और तीसरा है लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर। तो आपको पता है मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, इन सब की चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस मैंने किया हुआ है। सेकेंड, पार्सेक, ईयर, लाइट ईयर, इन सब के बारे में। सेकेंड टाइम का यूनिट होता है, ठीक है, और सेकेंड तो टाइम का यूनिट होता है, कौन सा नहीं होता, लाइट ईयर किसका होता है, ये देखिए ध्यान से। ईयर क्या होता है, ईयर होता है साल, एक साल यानी 365 डिग्री, तो टाइम ही बता रहा है ना, ये भी होता है, ये भी बताता है, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ है यहाँ पर जो लाइट ईयर है, ठीक है,
लाइट ईयर को दिखाते हैं कि लाइट ईयर बराबर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है। तो लाइट ईयर किसका मेजरमेंट करता है? डिस्टेंस का मेजर करता है, टाइम का मेजरमेंट नहीं करता है। हालांकि यहाँ पार्सेक जो है वो भी क्या करता है, टाइम को मेजर नहीं करता, वो डिस्टेंस को मेजर करता है। तो बट इस क्वेश्चन में मिस्टेक है और आपका जो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो बी है पार्सेक जो है वो ऑलरेडी एक डिस्टेंस के लिए, आपको पता है पार्सेक और लाइट ईयर दोनों ही डिस्टेंस से आपस में इंटररिलेट किए जा सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, बट यहाँ पर ये भी आंसर सही है, यहाँ भी ये भी आंसर सही है, बट हम लोग यहाँ डी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? राइट द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का एसआई यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है आपको पता है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। आर जो है वो डिस्टेंस के लिए यानी मीटर हो गया। फोर्स क्या होता है? फोर्स के लिए होता है न्यूटन, यानी न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं गिवन है। बट हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आप इसको देख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर, और यहाँ एक मीटर है यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जो आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो है एक ऑप्शन तो, अच्छा सॉरी, पहला ऑप्शन ही तो आपका गिवन था न्यूटन मीटर। ओके, यहाँ तो पहला ही ऑप्शन इतना गिवन था, ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों इतना मेहनत करने जा रहे थे? ये भी होगा, ये भी एक पॉसिबल है, बट ऐसा कोई ऐसा यूनिट गिवन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द पहला। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये जो 5 सवाल हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिए, ठीक है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या देता है। तो ये सिंपल सा बात है कि अगर आपका वेलोसिटी और टाइम का कर्व है तो ये जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है tan थीटा जो बताता है वो आपका v माइनस यू बाई टी यानी एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन कि आपका वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है वो आपका क्या बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है। बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, वो 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ऑप्शंस में एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। 7 नंबर के ऑप्शंस जो है वो है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 10 मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 15 मीटर और एक चौथा है नन दिस, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका है, कितने की वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो एक्सेलरेशन लगेगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड के कारण से, जो कि है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सक पाएंगे कि क्वेश्चन में जी का वैल्यू 9.8 नहीं लेना है, 10 लेने का है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला कि पहले 2 सेकेंड में, फर्स्ट 2 सेकेंड में सपोज यहाँ जाना तो इसको यहाँ पर है, लेकिन जब 2 सेकेंड होगा तो वो यहाँ पहुँचेगा। इस वक्त कितना है? तो टाइम इज इक्वल टू है आपका 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू कितना है? 2 सेकेंड पे। तो आपको पूछा कितना जाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ से s इज इक्वल टू, आपको पता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। s जो है कितना डिस्प्लेस किया गया, सपोज ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका s है, ठीक है। s इज इक्वल टू u कितना है? 20 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू है -10 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया है? 4। यहाँ से हमने से काट दिया 2, तो यहाँ से 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड द ऑप्शन इज ए, ठीक है। ऑप्शन इज ए है। आपसे यही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर में, ये है पूछा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7 का आपका ए बन गया, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? एक्सेलरेशन किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर, स्केलर, टेंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो 8 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ,
आपने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू ma, ये पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव होता है विद द कांस्टेंट मास। मास जो होगा वो आपका F/a होगा, ठीक है। फोर्स भी वेक्टर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर, दोनों ही वेक्टर मिला के स्केलर कैसे बना सकते हैं, ये सोचने वाली बात होनी चाहिए कि फोर्स भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट इट गिवन अ स्केलर क्वांटिटी, कैसे करके पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मास तो है क्या, मास स्केलर कैसे बन गया, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर इज हाउ कैन बी पॉसिबल इट विल बी स्केलर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को है, अच्छा ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन व्हाट कैन से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसके डिस्टेंस के बारे में क्या कहा जा सकता है। ऑप्शंस है, पहला इट इज नेगेटिव, इट मस्ट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो और इट मे और मे नॉट बी जीरो। ये जरूरी नहीं है, तो ये चारों है ऑप्शन से, सिंपल सी बात है। आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है और फिर से घूम के आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बट डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नेवर बी जीरो। ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है, इट इज नेगेटिव, ये गलत है। इट इज मस्ट टू बी जीरो, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इट कैन नॉट बी जीरो, यस, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ओके, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ओके। अगला क्या है, इट मे और मे नॉट बी जीरो, हो भी सकता हो भी नहीं सकता, ऐसा कोई श्योर नहीं, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 9 का जो सी है वो आपका आंसर होगा, ठीक है, 9 का सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा यहाँ हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं तब आपको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि टू कार्स A and B are moving with 100 km per hour and 60 km. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along the same straight line? देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। एक कार A है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है कार A। दूसरी कार B है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो पूछ रहा है आपको वेलोसिटी ऑफ कार A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो कार सेम ही डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड के साथ चल रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, जो कि दोनों ग्राउंड के फ्रेम में होने चाहिए। तो ये आपका 100 माइनस 60 यानी आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए 10 का है। अगर यही क्वेश्चन आपका ऑपोजिट के लिए होता तो 100 प्लस 60 160 हो चुका होता। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी dr/dt। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखना चाहिए था। तो खैर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ओके, इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी v से डिनोट करते हैं। यही क्वेश्चन आपका रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन हो जाता, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा था ये, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बन जाएगा यहाँ आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन सी, ठीक है, 11 का ऑप्शन सी। अब देख सकते हैं क्वेश्चंस के लेवल, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं, एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है। अगर आप मास की एनालॉगी निकालना चाहते हैं, ठीक है, मास की क्या निकाल, मास को रोटेशन मैकेनिक्स में कंपेयर करते हैं तो किससे कंपैरिजन किया जा सकता है। यहाँ है पहला ऑप्शन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi से, दूसरा कंपेयर आपका ऑप्शंस दिया हुआ है टॉर्क से, तीसरा ऑप्शन है आपका एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा से, चौथा है आपका
एंगुलर मोमेंटम यानी एल से। ये 4 क्वांटिटीज से आपको कंपेयर करने में। तो सिंपल सा बात है, मास का कंपैरिजन आपका होता है रोटेशन मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जिस तरीके से आपको पता है लीनियर मोमेंट, लीनियर में m इंटू वी होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो मास इंटू वेलोसिटी। रोटेशन में लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम एल आ जाता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। वेलोसिटी की जगह क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी। यानी 12 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 2 बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विथ डिफरेंट वेलोसिटीज फ्रॉम अ सेम प्लेस, द बुलेट विल हिट द ग्राउंड। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आपसे कहा क्या गया है कि 2 बुलेट्स हैं सेम प्लेस के साथ, 2 डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ थ्रो किया जाता है, हॉरिजॉन्टली फायर्ड किया जाता है। तो कौन सी बुलेट सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी, ठीक है, कौन सी बुलेट सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी। यानी एक बुलेट को इस तरीके से, एक बुलेट को इस तरीके से, यहाँ इसको u1 या फिर आपको इसको v1 वेलोसिटी, इसको v2 वेलोसिटी, और ये मान के चलते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, डिफरेंट वेलोसिटीज है। तो आपकी उम्मीद से ये वेलोसिटी ज़्यादा, ये इस तरह से कवर करेगी, ये इस तरीके से। तो देखने वाली बात है कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन जमीन पे सबसे पहले गिरेगा। समान जगह से समान हाइट से फेंका गया है जमीन से, चलिए इसकी हाइट क्या मान के चल रहा है, h, ठीक है, ये लिखा गया है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कौन पहुंचेगा, पहला जिसकी स्पीड कम होगी, दूसरा जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, दोनों, तीसरा है दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, और चौथा डिपेंड अपन देयर मास, इनके मासेस पे डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से है, और वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो होता है वो होता है वही जो फ्री फॉल का होता है, t बराबर √2h/g। यानी टाइम पीरियड कभी भी हाइट, इसके केवल क्या हाइट पर डिपेंड करता है, वो एज इट इज़ फ्री फॉल वाला कंसेप्ट रहता है। ये इनिशियल वेलोसिटीज़ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आप कितने वेलोसिटी के साथ फेंके हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1000 से फेंके हैं, 500 से फेंके हैं, दोनों का टाइम ऑफ फॉल सेम होने वाला है, क्योंकि दोनों पे बराबर ग्रेविटी एक्ट होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों साथ साथ पहुँचेंगे ज़मीन पे। ओके, दोनों साथ साथ पहुँचेंगे ज़मीन पे, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द 2 वेक्टर कैन यील्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ द, इसमें से कौन सा जो वेक्टर के ऑपरेशन अगर हम लोग लगाएंगे तो 2 वेक्टर्स का एक ऐसा वेक्टर बनाएगा जो कि परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ दम, किसी भी एक पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पहला एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, 4 ऑप्शन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट पूरी की पूरी सीरीज बनाई हुई है वीडियो की, आप जाके आराम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एक है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा आपको पता भी होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि आप जब करते हैं a क्रॉस b, तो a क्रॉस b से अगर कोई नया वेक्टर बनता है, जैसे ये a है और ये b है, दोनों के बीच के एंगल थीटा है, तो a क्रॉस b से आपका c वेक्टर इधर बनेगा, ये c a पे भी परपेंडिकुलर होगा, और c जो है वो आपका a पे भी परपेंडिकुलर है, c जो है आपका b पे भी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। यानी आपका केवल क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट ही परपेंडिकुलर कंसेप्ट देता है, ठीक है, क्लियर है। कैन यील्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना, आइदर ऑफ दम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपन, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता है। पहला है मास पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट वाला सवाल है, ध्यान से रखना, ठीक है, नॉट वाले सवाल पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। मास ऑफ द बॉडी, दूसरा एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, चौथा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, यहाँ मैंने तुरंत बताया, उसकी फॉर्मूला होता है mr², ठीक है। एक्चुअली k होता है रेडियस ऑफ जायरेशन से ही वो रेडियस के बराबर हो जाता है, तो I इज इक्वल टू mr² का कंसेप्ट आता है, I इज इक्वल टू mr², जहाँ आप समझ सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी फिक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है। r क्या है, इसकी रेडियस कर सकते हैं बॉडी की, किस पे डिपेंड नहीं करता, अरे भाई मास पे तो डिपेंड करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उस पे डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है वो भी है। चौथा है एंगुलर वेलोसिटी, क्या कहीं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का कोई कंसेप्ट आया है, यहाँ पर कोई टर्म आपको दिखाई दे रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मास पे डिपेंड कर सकता है। आर जो है आपका दिखाता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी क्या है, उसकी सेपरेशन क्या है। और एम जो है, खुद एम जो है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड कि सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा डिपेंड करता है। तो आपको ये पता होगा, रोटेशन मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये आपको 15 के 15 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, आई होप कि। अब हम लोग देखते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इन 15 क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और बाकी बचे हुए, यानी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे, और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।